हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में बात करने वाले हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऊपर। जी हां दोस्तों, यूपीएस जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही है। आपको यूपीएस और एनपीएस में से एक चुनना है। मौका एक ही बार मिलेगा। अगर आपने एनपीएस से यूपीएस चुन लिया तो फिर आप जो है यूपीएस से एनपीएस में नहीं आ सकते हैं। क्या रूल रेगुलेशन है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम की क्या कुछ कमियां हैं, इसको लेकर लेटर यहाँ पे जारी किया गया है। और रेलवे कर्मचारियों को जो है सैनिकों की तरह क्यों ओपीएस मिलना चाहिए, इसको लेकर भी काफी सारी चीजें उसमें मेंशन की गई है। तो अभी जो है वर्तमान में सभी जो कर्मचारी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी है, वो इस चीज को लेकर दुविधा में है कि एनपीएस चुने या फिर यूपीएस चुने। सरकार को ऐसा करना चाहिए था कि या तो सभी के लिए एनपीएस ही लागू रहने देते, या फिर सभी के लिए यूपीएस लागू करने देते, या फिर जो कर्मचारी या संगठन मांग कर रहे हैं लंबे समय से कि हमें ओपीएस यहाँ पे दिया जाए तो उसको ओपीएस यहाँ पे देना चाहिए। ये यहाँ पे दुविधा वाली बात है। सारा कुछ कंफ्यूजन बना हुआ है कि हमें एनपीएस चुनना चाहिए या यूपीएस चुनना चाहिए। और अगर हमने अभी एनपीएस की जगह यूपीएस चुन लिया तो कहीं बाद में नुकसान ना जाए, और यूपीएस वाले सोच रहे हैं कि कहीं हमने एनपीएस छोड़ दिया तो उसमें नुकसान ना हो जाए। तो ओवरऑल अभी जो है सारी तरफ जो है दुविधा का माहौल है। या अभी आप खुद पे डिपेंड करना है कि आपको किस तरीके से चुनना है। बाकी इससे पहले आप यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की कुछ कमियां हैं जो ओपीएस में नहीं थी, उनको देख लेते हैं, ताकि बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगी और आपको एनपीएस और यूपीएस में से चुनने में काफी आपको हेल्प यहाँ पे मिलने वाली है। तो अपन जो है यहाँ पे लेटर देख लेते हैं, किन्होंने लिखा है, किसका लेटर है, किस डेट का, सारा कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एकदम लेटेस्ट अपडेट आपकी रहने वाली है। अब देखिए दोस्तों, यूपीएस को लेकर एनएफआई नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे ने यहाँ पे एक लेटर लिखा है, डेटेड है 21/2/2025 का। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो लेटर का नंबर है आप देख पा रहे होंगे, और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जो है डिसएडवांटेज इसमें बता रखे हैं कि क्या क्या जो है नुकसान यहाँ पे यूपीएस में रहने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब यूपीएस का यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ था, या जो भारत सरकार के द्वारा गजर जारी किया गया था या अनाउंसमेंट किया था, उस टाइम ये था कि हाँ, इसमें हमारे जो है 10% अमाउंट बेसिक और डीए का कटता रहेगा, लेकिन हमारे को ओपीएस की तरह यहाँ पे फैसिलिटीज मिलती रहेगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपका 10% पैसा तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन फिर भी जो है ओपीएस की तरह सारे कुछ जो है प्रॉफिट आपको यहाँ पे नहीं दिए जाएंगे। सबसे मोटी बात तो यही है कि ओपीएस के अंदर आपका कोई भी पैसा नहीं कटता था, और आपको पेंशन सरकार के द्वारा दी जाती थी। आपका अंतिम वेतन था उसका 50% विद डीए और डीआर के साथ में, जो कि हर 6 महीने बढ़ा करती थी। जबकि यूपीएस में दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी कमियां है। यूपीएस में आपका 10% पैसा कट रहा है, फिर भी जो है ओपीएस की तरह यहाँ पे आपको बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं 10% पैसा कटने के बाद भी। तो देख लेते हैं क्या कुछ इसमें क्या क्या डिसएडवांटेज बता रखे हैं। एनएफआईआर जो कि बहुत बड़ी यूनियन एक रेलवे की तरह मानी जाती है, तो यहाँ पे डिसएडवांटेज इन द यूपीएस देखिए क्या है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसके अंदर यूपीएस जो है, इसके अंदर पेंशन जो शब्द था उसकी जगह पे आउट शब्द का यूज किया गया है, जो कि डिसरिग्रेटेड टू द डेडिकेटेड सर्विस ऑफ एम्प्लॉय। यानी ये जो है एक जो सर्विंग एम्प्लॉय डेडिकेटेड एम्प्लॉय है उनके लिए अच्छी बात नहीं है। एक तरीके से पे आउट जो है यहाँ पे यूज किया गया शब्द को पेंशन की जगह। यूपीएस इज आल्सो कंट्रीब्यूटिव अनलाइक ओपीएस वेयर नो कंट्रीब्यूशन मेड आइदर बाय द एम्प्लॉयर। यहाँ पे देखिए ओपीएस में कोई भी आपको जो है कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता था, जबकि यूपीएस के अंदर आपको कंट्रीब्यूशन देना है। बेसिक और डीए का 10% जो अभी एनपीएस में आपका कट रहा है, ये रेगुलर कटता रहेगा। आप यूपीएस सुने या एनपीएस सुने, ये बात आप पहले क्लियर कर ले, आपका 10% पैसा रेगुलर रहने वाला है, जबकि ओपीएस में ऐसी कोई भी कटौती आपकी नहीं होती थी। आगे पॉइंट नंबर 3 में लिखा है द यूपीएस प्रिस्क्राइब दैट एश्योर्ड पे आउट विल बी 50। देखिए यहां पे बड़ी बात है कि आपको जो अंतिम वेतन बनेगा यूपीएस के अंदर, वो आपके लास्ट के जब आपका रिटायरमेंट होगा उसके जस्ट पहले के जो 12 महीने हैं उनका एवरेज पेमेंट निकाला जाएगा, और उसका जो है 50% आपका जो है पेंशन के रूप में निर्धारित किया जाएगा। जबकि दोस्तों ओपीएस के अंदर क्या था, आपके लास्ट का जो महीना था जिस दिन आप रिटायर हो रहे हो, उसके उस दिन वाला वो जो लास्ट का सबसे लास्ट वाला महीना था उसका पेमेंट यहाँ पे उठाया जाता था। दोनों के अंदर क्या वेरिएशन है, देखिए ये 12 महीने का एवरेज उठाएंगे तो यहाँ पे जो 2 बार 12 महीने में आपका डीए बढ़ जाता है, तो इस हिसाब से आपके जो जनवरी वाला, जैसे जनवरी से दिसंबर के 12 महीने उठाए तो जनवरी में तो आपका पेमेंट कम था, तो ऐसे में धीरे धीरे करके आपका दिसंबर तक पेमेंट बढ़ता है, जिसमें अंदर कई सारे इंक्रीमेंट वगैरह भी कई सारी चीजें इंक्लूड होती है। लेकिन ओपीएस में क्या होता था, लास्ट का महीना जो इसमें सारे के सारे फायदे मिले होते थे, दोनों आपका डीए डीआर भी लगा हुआ रहता था, इसलिए यहां पे जो पेंशन बन रही थी यूपीएस ओपीएस के अंदर वो भी आपकी यूपीएस की तुलना में ज्यादा बन रही थी। तो इसलिए यहां पे एवरेज 12 महीनों की बात की गई है, जबकि इसमें लास्ट का जो महीना था उसका पेमेंट उठाया जाता था ओपीएस के अंदर। आगे लिखा है एश्योर्ड पे आउट ओनली आफ्टर। यहां पे आपका जो है यूपीएस के अंदर 25 साल की सर्विस आपको कंप्लीट होगी, उसी के बाद में आपका यूपीएस की जो शर्तें लागू है वो लागू रहने वाली है, 50% पेंशन वाली। जबकि ओपीएस के अंदर 20 साल ही जो है टाइम बाउंडेशन था कि 20 साल की अगर आपकी नौकरी हो जाती है तो आप जो है पेंशन के हकदार रहने वाले हो। इन केस ऑफ लेजर क्वालिफिकेशन सर्विस पीरियड, अगर इन केस आप जो है सर्विस आपकी कम रहती है तो उस हिसाब से अनुपातिक रूप से यूपीएस के अंदर आपको कम पेमेंट यहाँ पे मिला करेगा। और मिनिमम जो आपकी 10 साल की अगर सर्विस हो जाती है तो 10 साल की सर्विस के बाद में आपको मिनिमम जो पेंशन मिलेगी वो 10,000 रुपये आपको मिला करेगी। इसके आगे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि
यहाँ पे अभी एनपीएस के अंदर क्या होता है, 10% आपका पैसा कटता है, 14% सरकार अपनी तरफ से मिलाती है, ऐसे में 24% जो है आपके एनपीएस अकाउंट में हर महीने पैसा अकाउंट क्रेडिट होता रहता है। अब यूपीएस के अंदर क्या होगा, सरकार जो है यहाँ पे दो फंड बनाए जाएंगे, एक तो आपका निजी फंड रहेगा और एक जो है यहाँ पे अलग फंड रहेगा सरकार का। तो यहाँ पे देखिए 10% सरकार मिलाएगी, 10% आपका कटेगा, तो 20% एक फंड में जाएगा और सेकंड फंड में जो है सरकार 8.5 अमाउंट यहाँ पे डालने वाली परसेंट पैसा। तो टोटल जो 28.5% पैसा आपका यहाँ पे जाने वाला है यूपीएस के अंदर हर महीने, जबकि यहाँ पे 24% पैसा आपका जा रहा था। अब इस 8.5% जो है फंड है, इसको कब यूज किया जाएगा, जब आपकी जो पेंशन है वो कम बन जाएगी, आपका जो पैसा है जितना भी कटेगा वो पूरा मार्केट में लगेगा, आपको यहाँ पे लमसम अमाउंट के नाम पे बहुत ही कम अमाउंट यहाँ पे दी जाएगी और पूरा पैसा मार्केट में लगा दिया जाएगा। वहां से जो रिटर्न मिलेगा वहां से आपकी पेंशन बनेगी, और जो पेंशन जैसे कि किसी को मान लो 50,000 मिल रहे हैं और उसके रिटर्न जो मिल रहे हैं वहां पे 45,000 के मिल रहा है, तो इसमें 5,000 सरकार की तरफ से ऐड किया जाएगा। और किस फंड से, इस फंड से 8.5% वाला जो अलग फंड है, इससे मिला के जो है आपको पेंशन इसमें यूपीएस के अंतर्गत दी जाएगी। तो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से यहाँ पे आपको यूपीएस में पेंशन मिलने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको जैसे मान लो 25 साल की यहाँ पे सर्विस है, किसी भाई के जैसे आज जॉब लगा 30 साल की उम्र में, उसकी जो है 30 साल की नौकरी बची, नहीं 60 साल तक 30 साल नौकरी वो कर सकता है। अब मान लो वो कहे कि यूपीएस में चुन लेता है और 25 साल की नौकरी, जैसा कि यूपीएस की गाइडलाइन में लिखा है कि 25 साल की नौकरी कंप्लीट हो जाती है तो आपको पेंशन के हकदार रहते हैं यूपीएस के अंतर्गत। इस बंदे की 25 साल की नौकरी हो जाती है और ये जो वीआरएस यहाँ पे ले लेता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है। अब इसकी जो 5 साल की सर्विस बची है, अब देखिए दोस्तों ये 5 साल की सर्विस बची है, इस दौरान इस टाइम पीरियड में इसको पेंशन का कोई भी लाभ नहीं दिया जाएगा। इसकी एक्चुअल जो टाइम रहेगा रिटायरमेंट का, उस डेट के बाद में आपको यूपीएस का लाभ मिलना स्टार्ट होगा। यानी इन 5 सालों में आपको कोई भी पेंशन नहीं दी जाएगी। जब 60 साल का आपका रिटायरमेंट का टाइम हो जाएगा, उस दौरान से आपकी पेंशन यहाँ पे यूपीएस के अंदर स्टार्ट की जाएगी, जो कि एक तरीके से बहुत ही अनफेयर या गलत आप इसको कह सकते हैं। आगे दोस्तों, इन केस ऑफ डेथ, अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो आपको फैमिली पेंशन जो है 60% इसमें मिला करेगा, और इसके अलावा जो आपका डिपेंडेंट है या पेंशन वगैरह है उनको इसका फायदा नहीं दिया जाएगा। जबकि ओपीएस के अंदर आपका जो जीवन साथी है उसके अलावा भी अगर वो नहीं रहता था तो आपका जो डिपेंडेंट है उनको यहाँ पे 60% आपकी जो है पेंशन दी जाती थी। जबकि इसके अंदर तो यह है कि आपका फैमिली जो पे आउट है 60% वो आपका जीवन साथी को ही मिलेगा, वैलिड जीवन साथी को, और उसके अलावा जो डिपेंडेंट वगैरह है उनको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा, जबकि ओपीएस के अंदर इसका लाभ दिया जाता था। आगे लिखा है ए लमसम पेमेंट ऑफ, देखिए लमसम पेमेंट के नाम पे, यानी आपको एकमुश्त राशि के नाम में कितना पैसा मिलेगा वो भी आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान लो किसी भाई की जो है यहाँ पे 25 साल की नौकरी होती है, तो 25 साल को 6-6 महीने के पार्ट में कितने पार्ट हो गए, 50 पार्ट यहाँ पे हो गए, नहीं 50 6-6 महीने के टुकड़े इसमें हो गए। ये चीज आपको क्लियर होगी। अब इसमें क्या होगा, आपका अंतिम महीने का वेतन, जिस दिन आप रिटायर हो रहे हो उसके अंतिम महीने का वेतन बेसिक और डीए को जो है एड इसमें किया जाएगा। बेसिक डीए को एड करने के बाद में इसका जो है 1/10% पैसा जो है निकाला जाएगा। यानी ये जो है एक किस्त का, यानी एक 6 महीने की सर्विस करते हो उसमें आपको इतना पैसा मिलेगा। अब 50-50 महीने की आपने जो है 6-6 महीने की आपने जो है पूरे अपने जीवन काल में सर्विस के दौरान 50 टुकड़ों में आपने काम कर लिया, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और यही जो है आपकी लमसम अमाउंट यहाँ पे बन के आएगी। तो आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि जितनी सर्विस आप कर रहे हो उसके 6-6 महीने के पार्ट बनाए जाएंगे। तो 6-6 महीने पार्ट, मान लो किसी के 20 बनेंगे, अगर किसी की 10 साल की नौकरी तो 20 ही बनेंगे, किसी की 25 साल की नौकरी 50 बनेंगे, किसी की 30 साल की नौकरी है तो उसके 60 जो है 6-6 महीने के पार्ट बनेंगे। और अंतिम जो जिस दिन रिटायर हो रहे हो उसका बेसिक प्लस डीए उठाया जाएगा उस महीने का, और इसको 1/10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट आपको लमसम अमाउंट के रूप में, एकमुश्त राशि के रूप में दी जाएगी। बाकी आपका जो 10% पैसा अभी कट रहा है वो सरकार के अपने पास में रखेगी, उसमें से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। द यूनिफाइड पेंशन स्कीम फंड बेस्ड, ये जो है फंड बेस्ड स्कीम है। ओपीएस पेंशन इंश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेकिंग एंड डिडक्शन फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें लिखी है कि ओपीएस के अंदर ऐसा पैसा वगैरह नहीं कटता था। और यहाँ एडिशनल पेंशन ग्रांटेड टू पेंशन, ओपीएस के अंदर क्या होता था, जब 80 साल क्रॉस कर लेता था कोई कर्मचारी, कोई पेंशनर्स, तो उसको जो है एडिशनल यहाँ पे फायदा दिया जाता है पेंशन में, जबकि यूपीएस में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। और यहाँ कम्यूटेशन का भी कोई प्रावधान नहीं है यूपीएस के अंदर। और इनवैलिड पेंशन है, कॉम्पनसेशन पेंशन है, कॉम्पनसेशन अलाउंसेज है, एक्स ग्रेटिया पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन है, ये सब अवेलेबल थी ओपीएस के अंदर, जबकि यूपीएस में ये सब चीजें अवेलेबल नहीं है। तो देख लीजिए, आपका पैसा सरकार अपने पास में रख रही है, आपको उसमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद भी आपको ओपीएस की तरह सारे प्रॉफिट यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि ओपीएस और यूपीएस के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। और अब जो है दोस्तों बड़ी सारी चीजें उन्होंने लिखी है, वह लिबरलाइज्ड पेंशन इज रिक्वायर्ड टू बी रिस्टोर्ड रेलवे। रेलवे के अंदर क्यों ओपीएस यहाँ पे लागू की जानी चाहिए, बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, आप उसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा गया है कि सशस्त्र बल के सैनिक जो होते हैं दिन रात सर्दी गर्मी बरसात में जिस तरीके से ड्यूटी करते हैं और एकदम डिफिकल्ट एरियाज में भी ड्यूटी करते हैं, उस हिसाब से रेलवे कर्मचारी भी काफी डिफिकल्ट एरियाज में हर मौसम में ड्यूटी करते हैं, जो भी जो है रिस्की होती है, काफी लोगों की यहाँ पे जान चली जाती है। तो हर तरीके से यहाँ सैनिकों से किसी भी तरीके से रेलवे कर्मचारी भी
कम नहीं है। तो उस हिसाब से सैनिकों को पेंशन मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। अदर जो डिपार्टमेंट है अर्धसैनिक वाले उनको भी यहाँ पे मिलना चाहिए, और उसी तरीके से रेलवे कर्मचारियों को भी पेंशन वगैरह मिलना चाहिए। तो काफी सारी चीजें इसमें डिटेल से लिखी गई है रेलवे कर्मचारियों के फेवर में, और बड़े बढ़ चढ़ के इसका डिमांड की गई कि हम ऑफिस का जो है यहाँ पे लाभ दिया जाए। बाकी दोस्तों अभी तक सरकारी तरफ से ऐसा कुछ है नहीं, फाइनल डिसीजन सरकार का यहाँ पे होता है। उन्होंने यूपीएस के ऊपर गजट जारी करके सारी कुछ जानकारी आपको दे दी है, फाइनल डिसीजन, और 1 अप्रैल 2025 से आपको यूपीएस और एनपीएस दोनों में से एक चुनना है। अभी तक सरकार की जो गाइडलाइन है, और ये लेटर जो है 21/2/2025 को लिखा गया, एकदम लेटेस्ट अपडेट है एक तरीके से मान सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी, आज आपको काफी सारी चीजें क्लियर हुई होगी कि क्या कुछ यहाँ पे चल रहा है यूपीएस ओपीएस एनपीएस के अंदर। तो अब दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया, और आप यूपीएस और एनपीएस में से क्या चुनने जा रहे हैं ये आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। थैंक यू।